अंतहीन रहस्यमय आकाश सभ्यता की शुरुआत से ही मानव मन को अभिभूत करता आया है। आसमान में चमकते इन लाखों तारों में मानव कल्पना ने तरह तरह की छवियां देखी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियों को जन्म दिया। साथ ही साथ ब्रह्मांड को समझने के लिए कई तर्कसंगत प्रयास भी किए गए, जिनसे आज का खगोल विज्ञान पनपा। शुरू में आकाशीय पिंडों को देखने समझने के लिए मनुष्य के पास एक ही साधन था, उसकी आँखें। बाद में टेलीस्कोप और अन्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ और आज तो गामा तरंगों और एक्स तरंगों से लेकर दीर्घ रेडियो तरंगों तक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सभी तरंगों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में वेधशालाएं भी स्थापित कर ली गई हैं। हमारे इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ प्रोफेसर जगदीश चंद्र भट्टाचार्य का कहना है, But in spite of everything, the charm of the old type astronomy using optical wavelengths from a ground-based location is still retained. इन सब के बावजूद प्रकाशिक खगोलिकी का पुराना तरीका आज भी प्रचलित है। इस विधि में आकाशीय पिंडों के प्रकाश का अध्ययन पृथ्वी पर स्थित वेधशालाओं में किया जाता है। वेधशाला का प्रधान उपकरण है टेलीस्कोप। खगोल विज्ञान में टेलीस्कोप का इस्तेमाल पहल गैलीलियो ने किया। उन्होंने सरल अपवर्ती टेलीस्कोप का प्रयोग किया। अपवर्ती टेलीस्कोप में आकाशीय पिंड से आने वाले प्रकाश को ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा फोकस किया जाता है। दूसरी लेंस आईपीस के कारण पिंड के प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन आज ज्यादातर आधुनिक वेधशालाओं में परावर्ती टेलीस्कोप इस्तेमाल होता है। परावर्ती टेलीस्कोप में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी तारे से आने वाली समानांतर किरणों को अवतल दर्पण द्वारा फोकस करने पर उसका प्रतिबिंब ए पर बनता है। इसे हम प्राइम फोकस कहते हैं। यह सबसे आसान तरह का परावर्ती टेलीस्कोप है। एक से ज्यादा दर्पण लगाने से कई तरह के परावर्ती टेलीस्कोप बन सकते हैं। इनमें से एक है कैसीग्रेन परावर्ती टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप में ऊपर की ओर एक उत्तल दर्पण रखा जाता है। यह प्रकाश को नीचे की ओर परावर्तित कर देता है। नली में बने एक छेद से गुजरकर प्रकाश
बी पर पिंड का प्रतिबिंब बनाता है। आकाश में तारों और अन्य पिंडों की स्थितियां तो खगोल वैज्ञानिकों को मालूम है ही, इसलिए वे जिस किसी पिंड का अध्ययन करना चाहें, उसी की ओर टेलीस्कोप को घुमा सकते हैं। भारत में 6 बड़ी वेधशालाओं में परावर्ती टेलीस्कोप लगे हैं। ये क्रमशः पटियाला, नैनीताल, गुरु शिखर, जापाल रंगपुर, कोडईकनाल और कावालूर में हैं। कावालूर में स्थित वेधशाला का नाम मशहूर भारतीय खगोल वैज्ञानिक स्वर्गीय M.K. वेणुबाप्पू के नाम पर रखा गया है। यह वेधशाला तमिलनाडु की जावड़ी पहाड़ियों पर स्थित है। इनमें से हर एक इमारत में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। इस वेधशाला में स्थित वेणुबाप्पू टेलीस्कोप भारत में सबसे बड़ा है। Here at the Venubappu Observatory, वेणुबाप्पू वेधशाला में कई टेलीस्कोप हैं, जैसे कि 15 इंची, 30 इंची, 40 इंची और नया कंप्यूटर नियंत्रित 90 इंची टेलीस्कोप। यह एक 30 इंची परावर्ती टेलीस्कोप है। इसका मतलब है कि इसमें 30 इंच व्यास वाला एक अवतल दर्पण लगा है। यहाँ पर ये दर्पण तारे के प्रकाश को एकत्र करके उसे प्रकाशिक नली के ऊपरी हिस्से में एक बिंदु पर फोकस करता है। नली के ऊपरी सिरे पर एक उत्तल दर्पण रहता है, जो प्रकाश किरणों को नीचे की ओर परावर्तित कर देता है। ये किरणें इस तल में फोकस होती हैं, जिसे हम कैसिग्रेन तल कहते हैं। इसी तल में सारे यंत्र लगे होते हैं। यह प्रकाशिक नली एक ऐसे ढांचे पर लगी रहती है जिसे हम 2 अलग अलग अक्षों के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं। इससे आकाश के किसी भी बिंदु की ओर टेलीस्कोप को मोड़ा जा सकता है। The whole telescope is housed inside a dome. यह पूरा टेलीस्कोप एक गुंबद से ढका है, जिसे हम घुमा सकते हैं। It has a slit which can be opened to have access to any part. इस गुंबद में एक रेखा छिद्र है, जिसे खोला जा सकता है, जिससे कि आकाश का कोई भी हिस्सा टेलीस्कोप से देखा जा सके। When the telescope has been pointed to any particular area, जब टेलीस्कोप का रुख आकाश के किसी हिस्से की ओर कर लिया जाता है, तब प्रेक्षक एक आईपीस द्वारा उस हिस्से को देख सकता है। टेलीस्कोप द्वारा खगोल वैज्ञानिक तरह तरह के आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं,
जैसे बादलों से घिरा चमकता शुक्र, ठंडा ग्रह मंगल, विशाल बृहस्पति और उसके उपग्रह, अपने उपग्रहों समेत शनि, उच्छल तारा वेस्ट। The main function of the telescope is to collect light over a wide area, concentrate. टेलीस्कोप का मुख्य काम एक बड़े क्षेत्रफल पर प्रकाश एकत्र करके उसे संकेंद्रित करना है ताकि पिंडों के चमकदार प्रतिबिंब बन सकें। लेकिन खगोल विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रकाश की किरणों में छिपे संदेशों को पढ़ना। खगोल वैज्ञानिक इन संदेशों को अनेक विशिष्ट यंत्रों की मदद से पढ़ते हैं। ऐसा ही एक यंत्र है स्पेक्ट्रोग्राफ। यह प्रकाश के विसर्जन के सरल सिद्धांत पर आधारित है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह रंगों की एक पट्टी में विसर्जित हो जाता है, जिसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह बने स्पेक्ट्रम की तस्वीर एक कैमरे द्वारा खींची जाती है। प्रकाश के स्पेक्ट्रम से हमें तारों के तापमान, वे किन किन तत्वों से बने हैं, उनकी गति, चमक आदि की जानकारी मिलती है। कभी कभी आकाश के किसी हिस्से की तस्वीर खींचने की भी जरूरत होती है। इसके लिए कैमरा इस्तेमाल होता है। कैमरे द्वारा हम ब्रह्मांड की अनेकानेक छवियों को संजो सकते हैं। आधुनिक प्रकाशिक टेलीस्कोप विशाल होते हैं। यह 90 इंची वेणुबप्पू टेलीस्कोप है। यह एक 3 मंजिली इमारत की ऊपरी मंजिल पर स्थित है। इसे 115 टन वाले एक विशालकाय ढांचे पर रखा गया है। इस ढांचे का एक सिरा घोड़े के खुर के आकार का है, जिसमें टेलीस्कोप की नली फिट हो जाती है। इस ढांचे और टेलीस्कोप को मनचाहे ढंग से किसी भी ओर घुमाया जा सकता है। प्रकाशिक नली के निचले सिरे पर एक अवतल दर्पण लगा है, जिसे इस्तेमाल करते समय ही अनावृत किया जाता है। इस दर्पण का व्यास 2.36 मीटर है। खगोल वैज्ञानिक को अनेकों सीढ़ियां चढ़कर एक विशिष्ट प्रेक्षण कक्ष तक पहुंचना होता है। यह प्रेक्षण कक्ष प्रकाशिक नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। प्रेक्षण कक्ष में एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैमरा भी रखा होता है। एक प्रकाशिक फाइबर स्कोप की मदद से प्रेक्षक तारामंडल को देख सकता है।
Dinakaran, I am ready. Now you move the telescope to Orion Nebula. टेलीस्कोप का संचालन प्रेक्षक ही करता है। इस तरह टेलीस्कोप के ऊपरी सिरे पर बैठा खगोल वैज्ञानिक जिस किसी आकाशीय पिंड को देखना चाहता है उसे ट्रैक करता है और उसी के अनुसार टेलीस्कोप का संचालन करता है। ऊपर उठे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े खगोल वैज्ञानिक छोटे अपवर्ती टेलीस्कोपों की मदद से टेलीस्कोप को उसकी अंतिम स्थिति में पहुंचाते हैं। टेलीस्कोप का पूरा संचालन एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल खगोलिक गणनाओं और आंकड़ों के संचयन के लिए भी होता है। इन विशाल टेलीस्कोपों द्वारा अत्यधिक दूरी पर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे मंदाकिनियों और उनके समूहों का अध्ययन किया जाता है। Using the telescopes and the instruments attached to टेलीस्कोप it, और उनसे जुड़े यंत्रों का प्रयोग करके खगोल वैज्ञानिक तारों के प्रकाश में छुपे संदेश पढ़ते हैं। तारों से संबंधित कई सवालों के हल ढूंढे जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सवाल है तारों के जीवन चक्र का। प्रायः तारों का जन्म गैस और धूल के विशाल बादलों में होता है। जब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल सिकुड़ने लगते हैं, तब कोर का तापमान बढ़ जाता है। इस अवस्था को आदि तारा कहते हैं। कोर का तापमान बढ़कर करीब 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होने पर उसमें नाभिकीय संगलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बादल चमकने लगता है और जन्म लेता है एक तारा। अधिक तापमान वाले तारे नीले दिखते हैं। तारे सफेद भी होते हैं और पीले भी, जैसे कि हमारा सूरज। तारे की यह अवस्था बहुत लंबे समय तक चलती है। इस अवस्था के समाप्त होने पर तारा बड़ा होने लगता है। अंदरूनी परिवर्तनों की वजह से उसकी सतह का तापमान गिर जाता है और वह लाल दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में तारे को रेड जायंट कहते हैं। इस चरण की समाप्ति पर तारा सिकुड़ने लगता है। उसका तापमान बढ़ जाता है, लेकिन कुल प्रकाश कम होता जाता है और तारा धुंधला दिखने लगता है। तब वह व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। कुछ बहुत बड़े तारे, जिन्हें हम सुपर जायंट कहते हैं, चुपचाप व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनते, बल्कि वे विघटित हो जाते हैं एक विस्फोट में। उन्हें अभिनव तारा कहते हैं। अभिनव तारे के अवशेषों में प्रचक्रण करते हुए बहुत घने तारे पाए जाते हैं।
ये न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। इस सदी का सबसे चमकीला अभिनव तारा सुपरनोवा 1987A विशाल मैजेलेनियन बादल नामक मंदाकिनी में सन 1987 में देखा गया। अभिनव तारा अवशेष हजारों साल तक निहारिकाओं के रूप में भी दिखते हैं, जैसे कि क्रैब निहारिका, वेला अभिनव तारा अवशेष, और वेल निहारिका। This is how the glowing body of the star grows and decays. इस तरह एक चमकता तारा बढ़ता है और फिर समाप्त हो जाता है। कभी कभी तारों के इर्द गिर्द का पदार्थ संघनित होने पर ग्रह बनते हैं, जैसा कि हमारे सौरमंडल में हुआ। अपना सौरमंडल हमें बहुत बड़ा मालूम देता है, लेकिन खगोल वैज्ञानिक जानते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा सौरमंडल कितना छोटा है और कितनी कम जगह घेरता है। आइए हम सौर मंडल का एक काल्पनिक मॉडल एक ऐसे पैमाने पर बनाएं जिसमें 1 सेंटीमीटर 1 लाख किलोमीटर के बराबर है। इस पैमाने पर सूरज का व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। सूरज के मुकाबले ग्रहों का आकार बहुत छोटा है। इस पैमाने पर पृथ्वी का व्यास केवल 1.3 मिलीमीटर होगा और सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति का व्यास 1.4 सेंटीमीटर होगा। यम ग्रह का व्यास 1 मिलीमीटर से भी कम होगा। आइए देखें कि इस मॉडल में सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरियां क्या होंगी। इस पैमाने पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी होगी 15 मीटर और बृहस्पति सूरज से लगभग 78 मीटर की दूरी पर होगा। सबसे दूर स्थित ग्रह यम सूर्य से 600 मीटर की दूरी पर होगा। सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंटौरी उससे लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस मॉडल को और बेहतर समझने के लिए आइए इन दूरियों को हम भारत के नक्शे पर दिखाएं। इस पैमाने पर पूरा का पूरा सौर मंडल कन्याकुमारी में समा जाएगा, जबकि निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटौरी कश्मीर के भी आगे स्थित होगा। आमतौर पर तारों के बीच इतनी ही दूरी होती है। ऐसे लगभग 100 अरब तारे हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में हैं। इसमें धूल और गैस के बादल भी हैं। आकाश में दिखने वाली इस चमकीली पट्टी को हम आकाशगंगा कहते हैं। यह आकाशगंगा मंदाकिनी का एक आंशिक दृश्य ही है। आकाशगंगा मंदाकिनी के अंदर होने के कारण हम उसे पूरा का पूरा नहीं देख सकते। फिर भी खगोल विज्ञान से हमें पता चलता है कि यह एक कुंडलित मंदाकिनी है, जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है और यह ब्रह्मांड की अनेकों मंदाकिनियों में से एक है। आज के विशालकाय टेलीस्कोपों ने ऐसी 10 करोड़ मंदाकिनियों को ढूंढ निकाला है।
ये मंदाकिनियां छोटे और बड़े समूहों में एकत्रित हैं, जो कि इस अनंत आकाश में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। अभी तक खोजे गए सबसे अधिक दूरी पर स्थित पिंड हैं क्वासर। इनमें से बहुत से 9 या 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। इस असीम ब्रह्मांड में हमारा सौर मंडल निश्चय ही बहुत कम स्थान घेरता है। और ब्रह्मांड के एक नन्हे ग्रहीय अंतरिक्षयान पृथ्वी पर सफर कर रहे हैं हम। निश्चय ही गौण किंतु साहसी जाति के जीव। Astronomy is to understand the physical universe. खगोल विज्ञान का उद्देश्य है भौतिक ब्रह्मांड को समझना। हम अपने उन पुरातन विचारों से बहुत आगे निकल आए हैं, जिनके मुताबिक हम ब्रह्मांड को भू केंद्रित मानते थे। अब हम जानते हैं कि हम एक छोटे से ग्रह पृथ्वी के वासी हैं, जो एक निहायत ही साधारण तारे सूर्य का चक्कर काटती है। ये तारा आकाशगंगा मंदाकिनी के 100 अरब तारों में से एक है। अपने आधुनिक यंत्रों से हम ऐसी 10 करोड़ मंदाकिनियों को देख पाए हैं, जो ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैली हैं। ब्रह्मांड की खोज के दौरान वैज्ञानिकों के सामने नए नए तथ्य उजागर हुए हैं। उन्होंने प्रकृति के नए रहस्यों का पता लगाया है। इन सभी से हमें भौतिकी के नियमों और प्रकृति के रहस्यों की नई समझ मिली है। ऐसी खोजें भविष्य में भी जारी रहेंगी और निस्संदेह हमारे ज्ञान का खजाना दिन ब दिन बढ़ता रहेगा।